गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं उज्जवल सिंह आपका स्वागत करता हूं। और मेरे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों तक नॉलेज को पहुंचाना है जो दूर दराज गाँव में रहते हैं और शिक्षा से वंचित हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है। तो उनकी सुविधा के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद है मैं डेली आधे आधे घंटे की वीडियोस बनाऊंगा और धीरे धीरे एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। और जो भी बच्चे मेरे से प्राइवेटली ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल है, उस पर आप लोग मेल करें और मुझे बताएं। बाकी बिना कुछ देर किए हुए मैं चैप्टर को शुरू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से, जैसे एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से हम रिएक्शन कराते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक से अधिक कंपोनेंट होने ज़रूरी हैं। कभी भी केमिकल जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसके लिए अनदर कंपोनेंट का होना ज़रूरी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लें तो सोडियम को हम नॉर्मली केरोसिन में डुबा के रखते हैं। क्योंकि उसको अगर हम खुली हवा में रखेंगे तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिसके वजह से वो हवा के संपर्क में आते ही, हवा के कांटेक्ट में आते ही वो रिएक्ट करेगा और जलने लगेगा विस्फोट के साथ, एक ब्लास्ट के साथ। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इनफैक्ट हम देखें तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमारे आसपास, हमारे किचन में, चारों तरफ हम देखें तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि क्या हो सकता है, अगर दूध को हम लंबे समय तक रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें गर्मी के टाइम पे, तो दूध क्या होता है, फट जाता है। क्यों फटा? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियाज उत्पन्न हो गए, बैक्टीरियाज जन्म ले लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ले लिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई। आप, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, एक लोहे का कोई भी चीज़ रख लेते हैं, यानी कि नेल्स, यानी कांटी, तवा, इस तरीके का कुछ भी रख देते हैं तो कहाँ रखेंगे, नम वातावरण में रखेंगे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो क्या होगा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं, वो क्या करेंगी, इस पे आके चिपक जाएंगी और इसमें जंग लगने लगेगा और तवा ख़राब हो जाएगा। जैसे ही हम लोग खाना को पकाते हैं तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हम लोग सांस लेते हैं, ये भी क्या है, एक रिएक्शन है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं इन सभी सिचुएशंस के हिसाब से कि जो भी इनिशियल सब्सटेंस है, यानी कि प्रारंभिक जो भी पदार्थ है, उसमें कुछ न कुछ चेंज आता है नेचर के कारण। उसके फिज़िकल प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा या फिर केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा। तो ये सब क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा और चिंता मत कीजिए, मैं भी पढ़ाऊँगा। मैं 9th की क्लासेस जब स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं पढ़ाऊँगा। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो
क्या होता है, कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं, कुछ बदलाव होता है। यानी कि हिंदी में कहें तो रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो उसमें क्या होगा, उसका कुछ न कुछ परिणाम ज़रूर होगा। या तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, या फिर वो पूरा का पूरा एक नया सब्सटेंस ही बन जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ना बदले, बस केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं एक्टिविटी 1.1। तो इसमें क्या करता है कि एक मैग्नीशियम रिबन को लेता है जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा होता है, और उसको एक सैंड पेपर पे रब करता है, रगड़ता है, और उसको एक टोंग के मदद से क्या करता है, पकड़ के रखता है और लैंप में जलाता है। तो जलने के बाद जो ऐश यानी कि उसका जो राख बचता है, उसमें हम ग्लास में देखेंगे तो वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम को हम जलाते हैं, आग के संपर्क में लाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो हमारा ऊपर का जो एक्टिविटी है उसका जो परिणाम हमें निकल के आया वो तो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से हम एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। इसमें क्या होगा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या मिलेगा। तो ऐसा हम करेंगे, तो ऐसा करने के बाद हमें मिलेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसा कि आपको पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड कितना खतरनाक एसिड होता है। तो आगे हम देखते हैं एक्टिविटी 1.3 को। एक्टिविटी 1.3 में हम देखते हैं, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, हैंडल द एसिड विथ केयर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये एसिड इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर हमारे हाथों पे गिर गए तो फिर हमारे हड्डियाँ तक नहीं मिलेंगी, इतनी ख़तरनाक होती है। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या बदलाव आता है। चेंज इन स्टेट, या तो उसकी अवस्था बदल जाती है, चेंज इन कलर, या तो उसका रंग बदल जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से गैस निकलता है, चेंज इन टेम्परेचर, उसके तापमान में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी, इसके हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं, हम लोग ऐसा देख सकते हैं अपने चारों तरफ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होते रहती हैं। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, और आइए आगे देखते हैं। तो इसमें नॉर्मली कुछ नहीं है, बस इसमें बताया गया है कि मैग्नीशियम जो है और ऑक्सीजन, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और इनका प्रोडक्ट क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब्सटेंस जो है केमिकल चेंज इन रिएक्शन, तो ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और नया सब्सटेंस जो हमारा बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और
इक्वेशन में जो होता है उसमें होता क्या है कि LHS और RHS होता है, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखे जाते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि रिएक्टेंट्स C कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ LHS। तो LHS में हुआ, और एरो के जो राइट हैंड साइड में होगा RHS में होगा, वो हमारा होगा प्रोडक्ट। क्या होगा, प्रोडक्ट। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट किया तो क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट्स, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी इतनी बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट, तो हम समझ गए कि जो प्लस से जो जुड़ा होता है वो रिएक्टेंट्स होता है, जो RHS साइड में जो प्लस से जुड़ा होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो रिएक्शंस को बताता है। अब हम ये देखेंगे, ये सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखने के क्रम में जो होता है ना, जैसे कि हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो क्या होता है, ये हमारा, जैसे कि हम जानते हैं, ये हमारा हो गया LHS यानी कि रिएक्टेंट्स, और ये हमारा हो गया RHS यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इतना हम पूरा लिखते हैं तो कितना ज़्यादा स्पेस लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो इसी सब को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए, और ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी का कुछ फॉर्मूला बनाए, एलिमेंट फॉर्मूला। जैसे कि सबसे पहला होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H, इसका एटॉमिक नंबर 1। दूसरा हो गया He, हीलियम, तो इसका एटॉमिक नंबर 2। Li, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। इस तरीके से हम देखें तो इसको आगे चल के कम से कम आप लोगों को 20 तक तो याद, 30 तक तो याद होना ही चाहिए। और कुछ इम्पॉर्टेंट और भी हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, इन सभी का फॉर्मूला आपको
याद होना चाहिए ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे, जब भी हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है तो वो हमेशा हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ रहेंगी वो हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या सीखा? हमने अभी तक ये सीखा कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस लिखे कैसे जाते हैं, और अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए अब हम देखेंगे, तो यहाँ हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के मैं समझाता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके अनुसार हमने यह सीखा था 9th क्लास में। अगर नहीं सीखा है तो चिंता मत कीजिए, मैं विस्तार से बताऊंगा 9th क्लास में जब पढ़ाऊंगा तब, लेकिन अभी मैं मोटा मोटी बता दूं तो यह सिंपल सी बात है। मास जो है इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है, यानी कि उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, और ना ही इसका नाश हो सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो भी मास, जो भी द्रव्यमान हमारे रिएक्टेंट्स में होगा उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट में भी होगा। तो दूसरे शब्दों में हम कहें, आप लोगों को समझ में ना आया हो तो मैं दूसरे शब्दों में बताऊं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो परमाणु, एटम मतलब परमाणु, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या जितनी रिएक्टेंट्स में होगी, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में भी उतनी ही एटॉमिक संख्या विद्यमान होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और इनका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकलेगा इसमें से। तो इसमें हम देखते हैं कि एलिमेंट हमारा क्या क्या है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक, तो इसमें देखेंगे जिंक कितना है, Zn 1 है। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, मतलब कितने एटम हैं, 2। हम LHS में देख रहे हैं सल्फर के कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। अब हम RHS की तरफ चलते हैं। जिंक के कितने हैं, 1 इधर भी है, सल्फर के कितने हैं, 1 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। जब हम देखते हैं कि दोनों तरफ एटम्स जो हैं, परमाणु संख्या जो है दोनों तरफ बराबर हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ है Fe यानी कि आयरन, H2O यानी कि वाटर, पानी जिसको हम लोग कहते हैं, FeO4। तो ये क्या बना, FeO4 क्या बना, आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसमें से भी क्या बना, हाइड्रोजन गैस निकला। तो यहाँ हम देखते हैं
LHS और RHS में। तो यहाँ Fe को देखते हैं। Fe के कितने एलिमेंट है, एटम है, एक है। H2O में हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। लेकिन जब राइट साइड में आते हैं तो आयरन के कितने एटम हैं, 3। ऑक्सीजन के कितने, 4। और हाइड्रोजन के कितने, 2। तो ये क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यह देखेंगे कि Fe में कितने कम पड़ रहे हैं। इधर 3 है, इधर 1 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, Fe में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से, 3 से। तो यहाँ हम देखते हैं तो आइए अब हम देखते हैं। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो पॉज करके मैंने पहले ये लिख दिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय इसमें ना लगे। तो हमारा रिएक्शन क्या था, Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ दोनों तरफ हम देखेंगे, इधर Fe कितना है, Fe कितना एटम है, 3। इधर कितना है, 1। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 Fe हो गए, इधर भी 3 Fe हो गए, बैलेंस। अब O कितना है, 4। और इधर O कितना है, 1। तो इधर भी 4 करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ O क्या हो गया, यहाँ हमारा O क्या हो गया, O4 दोनों तरफ बैलेंस। और इसको हम अभी उतना ही रहने दिए। लेकिन हमारा हाइड्रोजन इधर कितना है, 2। और इधर कितना हो गया, 8। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हमारा Fe तो बैलेंस था, ये हमारा 8 आ रहा था। और हमें इधर 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट क्या आया, 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, जिसमें हम दोनों तरफ मिलाएंगे तो Fe 3 है, इधर भी Fe 3 है, O4 है, इधर भी O4 है, इधर H8 है, इधर भी H8 है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फाइनली बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो इसी तरीके से बैलेंस करना सीखेंगे हम लोग। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए। आगे कोई दिक्कत आए तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगा। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं हिंदी में भी बताऊँगा, इंग्लिश में ही बताऊँगा। जैसा कि मेरे वीडियो में आपने पहले देखा है, तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए जम के लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि सभी बच्चों तक ज्ञान पहुंच सके और सभी को इनका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें।
और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।